हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो इंडियन थिंकर है उसके एक महत्वपूर्ण जो थिंकर है वो है कौटिल्य। उनके बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है, तो वीडियो को आपने क्या है लास्ट तक देखना है। तो जानते हैं कौटिल्य के बारे में, उनके राजनीतिक विचार क्या थे, ठीक है, उनके कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य है या भारतीय राजनीति में उनका योगदान क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय की अगर हम बात करें तो चाणक्य और विष्णुगुप्त कहे जाने वाले कौटिल्य का जो जन्म है 324 ईसा पूर्व से में हुआ था। तो ये इनका जो जन्म है इसके ऊपर काफ़ी वाद विवाद है। अलग अलग विद्वान अलग अलग इनके जन्म के बारे में बताते हैं, लेकिन लगभग आप ये मान के चल सकते हैं। वे 317 ईसा पूर्व से 293 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में मंत्री रहे। तो क्या है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्हें संत, एक क्रूर शासक, किंग मेकर और समर्पित राष्ट्रवाद के रूप में वर्णित किया गया है। कई लोगों ने उसकी तुलना प्लेटो और मैकियावेली से की। अर्थशास्त्र राजनीति के एक महान विजेता व दुनिया के राजनयिकों में सबसे महान है। ठीक है, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने क्या है कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कौटिल्य के कार्य की कि उन्होंने क्या क्या रचना की। तो मोस्टली उन्होंने क्या है अर्थशास्त्र की रचना की थी, जो कि बहुत ही फेमस इनका कार्य रहा है। नेक्स्ट है चाणक्य नीति। तो उनके द्वारा जो भी उपदेश दिए गए हैं, ठीक है, तो उसे क्या है चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। कौटिल्य के विचार, उनकी महान कृति अर्थशास्त्र में निहित है। ठीक है, संपूर्ण जो भी उनका विचार है वो क्या है अर्थशास्त्र में संकलित किया गया है। अर्थशास्त्र का शास्त्र शब्द का अर्थ है धन, राजनीति, पृथ्वी, अर्थ और विज्ञान का अध्ययन या शास्त्र। ठीक है, यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजकौशल पर लिखी गई पुस्तक है। 4वीं शताब्दी में लिखी गई क्या है पुस्तक है। ग्रंथ को 15 अध्यायों में बांटा गया है, जिसे पुस्तकों के नाम से जाना जाता है। विभिन्न पुस्तकें विभिन्न विषयों से संबंधित है। तो जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, युद्ध, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये इसके चैप्टर है। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताता है कि सुशासन ज्ञान की निम्न शाखाओं पर आधारित होता है। नेक्स्ट है राज्य शासन का आधार। वो बोलते हैं कि जो राज्य है उसका जो आधार है वो 4 उस पर निर्धारित करता है। अनविकासी या दर्शन शास्त्र, जिसमें कि सभी विज्ञानों का दीप या वर्णन किया गया है। तराई, जिसमें या त्रेयी, इसे ऐसे भी लिखा जाता है त्रेयी, जिसमें कि 3 वेद का वर्णन किया गया है। फिर है वार्ता, आर्थिक नीति के बारे में इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है दंड नीति, जिसमें कि सरकार और राजनीतिक विज्ञान के बारे में कहा गया है कि एक राजा कैसे शासन करेगा और उसे शासन करने के लिए दंड की आवश्यकता होगी तो वो क्या रहेगी। ठीक है, तो इसके बारे में कहा गया है दंड नीति में। अब राज्य के बारे में कौटिल्य के विचार को जानेंगे कि राज्य के बारे में उनके क्या विचार थे। कौटिल्य ने राजा की दिव्य उत्पत्ति के सिद्धांत को नहीं अपनाया। ठीक है, डिवाइन लॉ ऑफ किंग,
कि जिसमें कि राजा को क्या है, देवता का अवतार माना जाता है। तो कौटिल्य ने उसे नकारा है। नेक्स्ट है, उनके अनुसार राजशाही एक मानव संस्था थी और एक मानव द्वारा संचालित थी। ठीक है, ये क्या है, जो राजशाही या राजतंत्र है मानवीय संस्था है और मानव द्वारा उसे चलाई गई है। राजा पूरे समाज के धर्म रक्षक थे। ठीक है, वो राजा को क्या है, धर्म का रक्षक मानता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं मानता। वो राजा को लोगों का सेवक बताता है, जो लोगों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए करों के रूप में भुगतान प्राप्त करता है। ठीक है, राजा क्या है, जनता का सेवक है और उस सेवकी के बदले उसे क्या है, जनता से कर मिलता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य दो चीज़ों को सक्षम बनाता है, एक तो धर्म का पालन और निजी संपत्तियों या संपत्ति अधिकारों का भोग लेना। ठीक है, वह उन कर्तव्यों की व्यापक सूची देता है जो राजा को अवश्य करना चाहिए। उनका सर्वोपरि कर्तव्य है संरक्षण या रक्षा करना लोगों की और उनका पालन पोषण करना। राजा को 3 स्रोतों से शक्तियाँ प्राप्त होती है। कौटिल्य का मानना है कि राजा को किन किन उससे स्रोतों से शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो पहला उन्होंने बोला है प्रभु शक्ति या सेना और कोषागार से मिलती है। ठीक है, मंता शक्ति मंत्रियों की सलाह से और उत्कर्ष या करिश्माई क्रिज्मेटिक पावर्स। ठीक है, तो ये 3 स्रोत बताए हैं उन्होंने जिससे राजा को पावर मिलती है। अब हम बात करेंगे कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की, यानी कि कौटिल्य ने जो राज्य के वो 7 अंग बताए हैं। यदि हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम राज्य के 4 अंग मानते हैं जो कि जरूरी है। पहला है पॉपुलेशन। ठीक है, धन है सवर्निटी संप्रभुता। ठीक है, तीसरा है टेरिटरी और चौथा है सरकार गवर्नमेंट। ठीक है, ये 4 अंग हम मानते हैं राज्य में, ये 4 अंग का होना जरूरी है, तभी हम उसको राज्य मान सकते हैं। क्या क्या है, पॉपुलेशन जनसंख्या और सवर्निटी, उसके बाद संप्रभुता होनी चाहिए, एक निश्चित टेरिटरी होनी चाहिए, उसका भूभाग होना चाहिए और एक सरकार होनी चाहिए। वैसे ही कौटिल्य ने क्या है, राज्य के 7 अंग बताए हैं। कौटिल्य ने राज्य के लिए आवश्यक 7 तत्वों का उल्लेख किया है। इन 7 तत्वों 7 प्रकृतियों के सिद्धांत को प्रभुत्व के 7 तत्वों के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्वामी को आमत्य और राज्य के अन्य 6 तत्वों को शरीर बताया है। उनके अनुसार शरीर की राजनीति बढ़ने के साथ स्वामी में गिरावट आती है। तो 7 जो अंग है वो है, सबसे सेंटर में क्या है, वो है स्वामी या शासक या राजा। ठीक है, राजा क्या है, सेंटर में है। उसके बाद उसके पास मंत्री आमत्य होने चाहिए, अच्छे मंत्री की वो बात करता है, तभी राजा का क्या है, जो शासन है वो अच्छे से वो चला सकता है। उसके बाद जनता या जनपद। ठीक है, फिर उसके बाद दुर्ग या किलाबंद या राजधानी, और फिर कोष खजाना, उसके बाद शक्ति सेना। ठीक है, या बल, उसके बाद मित्र सखा। तो ये 7 अंग बताए हैं कौटिल्य ने एक राज्य के लिए ये आवश्यक होने चाहिए। पहला है स्वामी शासक। पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, वह केंद्र है और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वामी का अर्थ है सम्राट। कौटिल्य के अनुसार उसे सुशिक्षित और बहादुर होना चाहिए। उसे कुलीन परिवार में जन्म लेना चाहिए, यानी कि एलीट राजघराने से वो संबंध रखना चाहिए उसे, और उस मिट्टी का मूल निवासी भी होना चाहिए। नेक्स्ट है
उसके द्वारा सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जाती है। वह शासन की निगरानी करता है। कौटिल्य अपने सम्राट को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, हालांकि उसे अपने अधीनस्थों के कल्याण के लिए इस शक्ति का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अनुसार राजा को अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह समझना चाहिए। प्रजा की प्रसन्नता में राजा का सुख निहित है। प्रजा सुखम सुखे राज्य। तो ये स्वामी है, पहला अंग है सप्तांग सिद्धांत का। दूसरा है आमत्य यानी कि मंत्री। वरिष्ठ मंत्रियों को आमत्य के नाम से जाना जाता है। ये दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में स्वामी की सहायता करने के लिए होते हैं। कौटिल्य के अनुसार आमत्य ब्राह्मण होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। वे देश के मूल निवासी होने चाहिए और उन्हें राजा के प्रति वफादार होना चाहिए। राजा को महत्वपूर्ण मामलों पर आमत्य से परामर्श करना चाहिए। कर एकत्रित करना चाहिए। राज्य की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। तथापि साथ ही उसे समय समय पर उसके प्रति आमत्यों की अखंडता पर भी नज़र रखनी चाहिए। कौटिल्य का सुझाव है कि राजा को 3 आमत्यों को रखना चाहिए, क्योंकि 2 आसानी से उसके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। तो ये था दूसरा आमत्य या मंत्री। अब तीसरा है दुर्ग या किला। दुर्ग राज्य की आक्रामक और रक्षात्मक शक्ति दोनों का प्रतीक है। वह किलों को राज्य का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। उन्होंने साम्राज्य की रक्षा के लिए उन्हें बहुत महत्व दिया है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के पास राजनीतिक स्थानों पर अपने क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में किले होने चाहिए। कौटिल्य ने विभिन्न प्रकार के किलों के संबंध में विस्तृत विचार दिया है। वो 4 प्रकार के किलों का वर्णन करता है। वो 4 प्रकार के दुर्ग की बात करता है कि एक राज्य या राजा के पास होने चाहिए। जल का किला, ठीक है, पहाड़ी का किला और रेगिस्तान का किला और वन का किला, ताकि युद्ध के समय वो अपने आप को सुरक्षित कर सके और अपनी जनता को बचा सके। तो ये है दुर्ग की बात करता है। जनपद या जनसंख्या देश, ये भी इसी में आता है। नेक्स्ट है जनपद, ठीक है। तो जनपद वो क्षेत्र है जिसमें लोग बसे हुए होते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा को ज्ञान जनपद का ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह राजस्व अन्य वस्तु का स्रोत है। वो बोलता है कि जब तक आप जनपद या जो पॉपुलेशन या लोग हैं उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो आप अपना राजस्व भी वसूल नहीं कर सकते। तो जनता की रक्षा करना उसका प्राथमिक धर्म या कार्य है। नेक्स्ट है बल या सेना। तो कौटिल्य ने 6 प्रकार की सेनाओं का उल्लेख किया है। नियुक्त सैनिक, वंशानुगत सेनाएं, सेना से लड़ने वाले सैनिक, सहयोगों से संबंधित सैनिक, दुश्मन से संबंधित सैनिक, जंगली कबीलों के सैनिक। कौटिल्य ने क्षत्रियों की एक मजबूत और वंशानुगत सेना को राज्य की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक माना है, ठीक है। नेक्स्ट है कोष यानी कि खजाना। कोष प्राप्त होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, ताकि राजा कल्याणकारी कार्यों का ध्यान रख सके। यह किसी भी आपात या प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्राप्त होना चाहिए। फिर लास्ट है इसका राज्य का जो अंग है वो है मित्र या सहयोगी राष्ट्र। कौटिल्य के अनुसार मित्र का प्रतिक्रियात्मक या प्रतीकात्मक महत्व है। यह राजा की शक्ति का प्रतीक है। अधिक संख्या में मित्रों का अर्थ है राजा अधिक शक्तिशाली। कौटिल्य ने 2 प्रकार के मित्र की परिकल्पना की है। फर्स्ट है सहज, जिनकी दोस्ती पिता और दादा के समय से हुई थी और साथ के पड़ोसी दुश्मन के करीब स्थित हो।
नेक्स्ट है कृत्रिम। यह धन और जीवन की रक्षा के लिए की गई मित्रता है। कौटिल्य ने माना है कि पहली श्रेणी का सहयोगी दूसरे से श्रेष्ठ है। तो ये हमने अभी समझा कौटिल्य के राज्य के 7 अंगों के बारे में, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपने इसको क्या है समझ लेना है और याद भी रखना है। अगला है विदेश नीति पर कौटिल्य के विचार, कि उनकी विदेश नीति पर क्या विचार थे। कौटिल्य के अनुसार राजा को चक्रवर्ती सम्राट बनने की आकांक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट है वो राजा को बिजिगुशी या बिजिगिशु, जो जीत की आकांक्षा रखता है, ठीक है, के रूप में बताता है। युद्ध क्षत्रिय धर्म और राजधर्म है। कौटिल्य के अनुसार राजा के राज्याभिषेक के बाद पहली कार्रवाई अभियान के लिए घोषणा करना है। कौटिल्य ने निम्नलिखित सिद्धांत दिए हैं। 4 चरणीय नीति। यह कूटनीति की नीति है। एक देश 4 विकल्प अपना सकता है। साम यानी कि शांति, दाम यानी कि आर्थिक कूटनीति, दंड यानी कि बलपूर्वक कूटनीति, और भेद यानी कि जासूसी का उपयोग करके। उसने 4 प्रकार की डिप्लोमेसी बताई है: साम, दाम, दंड और भेद। नेक्स्ट है सद्गुणीय नीति। 6 चरणीय नीति है, जिसमें कि संधि यानी कि शांति। यदि शत्रु शक्तिशाली है तो संधि के लिए जाइए। उसने बोला है कि अगर अपने विदेश नीति संबंध या अन्य देशों से आपने किस प्रकार अपने संबंध बनाने हैं, उसके लिए वो सुझाव देता है। 6 प्रकार की नीति का वर्णन करता है या बात करता है। तो उसमें पहली है संधि। तो यदि आपको लगे कि जो सामने वाला राजा है वो शक्तिशाली है, तो हमें क्या है उस सिचुएशन में संधि कर लेनी चाहिए। दूसरा है विग्रह, युद्ध। इसका अर्थ है किसी राज्य के प्रति शत्रुता। कौटिल्य का मानना था कि राज्य हमेशा युद्ध में होते हैं और शक्ति की तलाश में रहते हैं। तीसरा है आसन या तटस्थता। समान शक्ति के मामले में एक उदासीन विदेश नीति अच्छी तरह से काम करती है। चौथा है यण यानी कि युद्ध की तैयारी, सैन्य अभ्यास के लिए सेनाओं को जुटाना। पांचवा है समरस्या या गठबंधन, ऐसे लोगों से हाथ मिलाए जिनके समान उद्देश्य है। छठा है द्वैधी भाव, दोहरी नीति, कुछ समय के लिए एक शत्रु के साथ मित्रता और दूसरे के साथ युद्ध। ठीक है, तो ये थे इनकी 6 सिद्धांत विदेश नीति के संबंध में। अब हम जानने की कोशिश करेंगे इनके मंडल सिद्धांत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यहाँ से अक्सर नेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मंडल सिद्धांत यह भू रणनीति का सिद्धांत है। ठीक है, यह युद्ध की रणनीति है। इसका जो उद्देश्य है वो है युद्धों के लिए रणनीति तैयार करना या उसकी तैयारी। इसमें राज्य के संबंधों के बारे में बताया गया है कि एक राज्य का दूसरे राज्य से कैसा संबंध होना चाहिए, इसके विषय के बारे में बात की गई है। मंडल सिद्धांत राज्य के 12 राजाओं या 12 मंडलों के बारे में बताते हैं। ठीक है, एक राज्य के आगे 12 राज्य के साथ संबंध कैसे होते हैं, इसके बारे में बताया गया है मंडल सिद्धांत में। ठीक है, नेक्स्ट है बिजिगुशु को अपने दुश्मन और अपने दोस्त की स्थिति की गणना करनी होती है। उसे संप्रभुता के 72 तत्वों की स्थिति की गणना करनी है।
मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी पे आधारित है। अब हम क्या है इसको विस्तार से पढ़ते हैं मंडल सिद्धांत का विवरण। तो पहला होता है राजा, जिसे कि बिजिगुशु कहा गया है, जो कि विजय की कल्पना करता है। फर्स्ट है राजा, ठीक है। उसके बाद है राजा के सामने के राजा, ठीक है। बात मानो कि एक राजा है, इसका अपना साम्राज्य है। अब इसके सामने वाला जो राज्य हो गए, इससे साथ लगते वाले जो राज्य है उसे उसने माना है अरि का, ठीक है, पड़ोसी। तो अरि को उसने क्या है शत्रु माना है, स्वाभाविक शत्रु। तो राजा के जो साथ लगती बाउंड्री होती है जिस भी साम्राज्य या राज्य की, तो उसे उसने स्वाभाविक शत्रु माना है उस पड़ोसी राज्य को, ठीक है। हम इसे बाद में चार्ट द्वारा भी समझेंगे। फिर उसने बोला है, उसके बाद आता है अरि के बाद आता है मित्र। अब फिर से देखते हैं इसको। पहले कौन था, राजा, ठीक है। फिर बोला है उसने उसके बाद आता है अरि। अरि कौन होता है, शत्रु। फिर उसके बाद बोला है उसने मित्र, जो अरि के साथ जो बाउंड्री लगती है जिस राज्य की, वो क्या है राजा का मित्र होता है। ये क्या है, मित्र, ठीक है। उसके बाद बोला है उसने अरि का तात्कालीन पड़ोसी बिजिगुशु का मित्र, ठीक है। उसके बाद बोला है जो उसके बाद जो बाउंड्री लगती है जिस स्टेट की, वो बोला उसने अरि मित्र, यानी कि वो क्या है जो राजा का जो शत्रु था, शत्रु का मित्र, ठीक है, उसे बोला उसने अरि मित्र, गौ ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद जो बाउंड्री लगती है मित्र मित्र, यानी कि जो राजा का मित्र था, यानी कि ये राजा का जो मित्र था, उसका आगे मित्र को क्या बोला है, मित्र मित्र। अब उसके साथ जो बाउंड्री लगती है राज्य की, उसमें बोला है अरि मित्र मित्र। अब ये क्या है, जो राजा है, पहला जो राजा है, ठीक है, इसका जो शत्रु है, ठीक है, राजा के शत्रु जो कि अरि है, अरि का मित्र, ठीक है, अरि मित्र, उसका आगे मित्र, अरि ई है, अरि मित्र मित्र। तो ये इसने 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जो राजा के जो सामने वाले जो संबंध है राज्य के साथ, वो कैसे हो गए। पहला होगा अरि, यानी कि पड़ोसी क्या है, दुश्मन होगा। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि जो भारत है, ठीक है, उसका जो पड़ोसी है वो क्या है, पाकिस्तान या चाइना, तो ये क्या है, दुश्मन है, ठीक है। अब अगर हम पाकिस्तान के साथ वाले बाउंड्री की बात करें तो वो आता है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान क्या है, भारत का मित्र है। वैसे हम चाइना के साथ वाले देश की बात करें तो आता है रूस। तो रूस क्या है, उसका मित्र है किसका, भारत। अब आगे जो रूस के बाद या अफ़गानिस्तान के बाद जो आगे देश आता है, टच लगती बाउंड्री, बात मानो कि वो क्या होगा, वो पाकिस्तान का मित्र होगा और भारत का शत्रु होगा। तो इस प्रकार से जो कौटिल्य ने है वो मंडल सिद्धांत में एक राजा के सामने वाले संबंध के बारे में बताया है कि जो सामने वाले लगती जो बाउंड्री है, ठीक है, उसके साथ राजा के कैसे संबंध होते हैं। आई थिंक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ आ गया हो। बाद में हम इसको चार्ट द्वारा अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स ये है चार्ट, तो हम इसके द्वारा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे मंडल सिद्धांत को, कि पहला जो है वो है बिजिगुशु, ठीक है। फिर उसके बाद सामने वाले बोले हैं, उसके बाद कौन आता है, उसका अरि यानी कि शत्रु। फिर आता है मित्र जो कि बिजिगुशु का मित्र होता है।
फिर आता है अरिमित्र, जो कि बिजिगुशी का जो शत्रु होता है उसका मित्र होता है, ठीक है। फिर आता है मित्र मित्र, जो कि जो बिजिगुशी है उसका मित्र का मित्र होता है। फिर आता है अरि मित्र मित्र, जो कि जो बिजिगुशी का अरि दुश्मन होता है और उसका आगे मित्र होता है उसका अरि मित्र मित्र। तो ये तो थे सामने वाले संबंध, ठीक है। अब हम इसके पीछे वाले संबंध को जानने की कोशिश करेंगे कि राज्य के पीछे वाले राजाओं के साथ कैसे संबंध होते हैं। अब हम पीछे वाले राजा यानी कि पार्श्विक के 4 राजा के बारे में, संबंध के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके पीछे आता है पार्श्व निराग्रह, ठीक है, जो कि जो राजा है तो उसके जो पीछे वाला जो राज्य हो गया, राजा होगा, वो होगा पार्श्व निराग्रह, जो कि इसका दुश्मन होगा, ठीक है, इसका क्या है, शत्रु होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा ख अकरांडा, अकरांडा है जो कि पीछे के मित्र होगा, ठीक है। अकरांडा क्या होगा, राजा के जो शत्रु के साथ लगती हुई बाउंड्री का राजा होगा, वो क्या होगा, राजा का मित्र होगा। फिर आएगा पार्श्व निराग्रह सार, तो ये क्या होगा, जो पार्श्व निराग्रह है ये इसका मित्र होगा। फिर आता घ अकरांडा, अकरंडा सार, जो कि क्या होगा, जो मित्र है राजा का उसका मित्र होगा अकरंडा, ठीक है। तो हम इसको फिर से चार्ट द्वारा समझेंगे। तो ये है चार्ट, इसमें थोड़ी लैंग्वेज या शब्द बड़े टिपिकल से है, तो आपने इसको देख लेना है। तो बिजिगुशु के पीछे वाले जो राज्य है, पहला है पाषाण ग्रह, तो वहाँ कुछ और शब्द था या कुछ और है, तो आपने इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो ये क्या है, ये होगा शत्रु, राजा का शत्रु। फिर आक्रांग, ये होगा बिजिगुशु का मित्र। फिर पाषाण ग्रासार होगा, जो पाषाण ग्राह है इसका मित्र, राजा का शत्रु, ठीक है। फिर होगा आक्रांदासार, जो कि राजा का जो मित्र है उसका मित्र होगा। तो ये 1 2 3 4 5 इसके आगे संबंध और 5 इसके पीछे वाले संबंध के बारे में बताया है। उसके बाद उसने बोला है कि बीच में भी मध्यम और उदासीन राज्य होते हैं। जो मध्यम वाला जो राज्य होगा वो क्या है, उसका राजा के साथ भी, बिजिगुशी के साथ भी अच्छा संबंध होगा और अरिमित्र के साथ भी अच्छा संबंध होगा। ये एक ऐसा राष्ट्र होगा जिसका दोनों के साथ अच्छा संबंध होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि जो अमेरिका है उसका चाइना के साथ भी अच्छा रिलेशन है और भारत के साथ भी अच्छा रिलेशन है, तो उसे हम बोलते हैं मध्यम राज्य। फिर उदासीन राज्य होता है, उदासीन जो राज्य होता है वो होता है कि ना तो उसका राजा या बिजुगुशी से संबंध होता है ना अरि से, ठीक है। तो क्या होता है कि उदासीन होता है, उसका उन दोनों राज्य से कोई संबंध नहीं होता है, वो क्या है, अपने आप में तटस्थ रहता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से उसने मंडल सिद्धांत की बात की है। तो कौटिल्य ने 2 और राजाओं का उल्लेख किया है, ये हमने ऊपर समझ लिया है, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, मध्यम और उदासीन, ये भी हमने चार्ट द्वारा समझ लिया है कि मध्यवर्ती राज्य क्या होता है। बिजिगुशु को मध्य को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और उदासीन तटस्थ राज्य होता है, बिजिगुशु को उदासीनता से अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये उसने स्ट्रैटेजी बताई है कि जो मध्यम वाला होता है, बीच वाला जो राज्य होता है, उसे अपने कंट्रोल में या अपने पक्ष में कैसे उतारना है या लाना है। लेकिन उसका क्या है, वो दोनों के साथ अच्छा संबंध होता है, लेकिन उदासीनता का दोनों के साथ अच्छा संबंध नहीं होता है, वो तटस्थ होता है, उन सब चीज़ों से दूर होता है, ठीक है। तो ये था मंडल सिद्धांत।
तो वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है, तो आपने क्या है आज इसको अच्छे से समझ लेना है। अब हम बात करते हैं कौटिल्य के 4 प्रकार के युद्ध का उल्लेख क्या है उन्होंने। कूट युद्ध, मंत्री युद्ध, प्रकाश युद्ध और तुषीण युद्ध, यानी कि सामरिक लड़ाई, राजनयिक लड़ाई, सीधा युद्ध और जासूसी युद्ध। कौटिल्य ने 3 प्रकार के विजय की बात की है। धर्म विजय, यानी कि जो कि पवित्र विजय बोला है उन्होंने। लोभ विजय, यानी कि परिग्रहणशील विजय। असुर विजय, राक्षसी या अनुचित विजय। अब हम बात करते हैं राजदूतों की भूमिका। कौटिल्य ने राजदूतों की भूमिका और उनके गुणों का वर्णन किया है। उनके अनुसार विदेश नीति में राजदूतों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वह राजा को राजदूत के रूप में एक सुंदर व्यक्ति को चुनना का सुझाव देते हैं कि जो राजदूत को कैसा होना चाहिए, बुद्धिशील होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और चापलूस होना चाहिए। अब धर्म का प्रयोग। कौटिल्य राज्य के मामले में धर्म का प्रयोग करने का सुझाव देते हैं। राजा धार्मिक व्यक्तियों, साधुओं को शत्रु राजा के पास भेज सकता है, जो उसे बता सके कि उसका बुरा समय आ गया है। यह दुश्मन राजा को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करने की रणनीति है। अब भ्रष्टाचार पर कौटिल्य के विचार। ये यहाँ से कभी नेट पे क्वेश्चन नहीं आया है इससे संबंधित, तो आप ये खुद से पढ़ सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा रही है तो मैं इसको थोड़ा, आपने क्या है वीडियो को पॉज करके आप इसको समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार से संबंधित क्या विचार दिए। जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके की पॉइंट्स। अब है कौटिल्य और मैकियावेली। कौटिल्य प्राचीन भारत से संबंध रखते हैं। इसमें दोनों के बारे में बताया गया कि क्या क्या डिफरेंस है। जबकि मैकियावेली 16वीं शताब्दी के इटली से संबंध रखते हैं। कौटिल्य और मैकियावेली की तुलना करने की परंपरा रही है। अक्सर लोग इनके बीच कंपैरिजन करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा है। मैं ऊपर भी बोल रहा था इसके बारे में, ये भी नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपने ये कोटेशन या नेहरू की जो कोटेशन है वो याद रखना है। नेहरू ने क्या बोला है कौटिल्य को मैकियावेली, भारत का मैकियावेली। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स हिज वोकेशन में लिखा है कि कौटिल्य मैकियावेली की तुलना में अधिक मैकियावेलियन था। यानी कि वो मैक्स वेबर कह रहे हैं कि कौटिल्य क्या है मैकियावेली से भी काफ़ी कदम आगे था, यानी कि उससे बहुत हाई रियलिस्टिक था। अगर हम कौटिल्य के राजा को देखें तो मैकियावेली का राजकुमार सीधा साधा है। ठीक है, वो बोलते हैं कि अगर हम कौटिल्य के जो उसने राजा की कल्पना की है या बोला है, तो मैकियावेली का राजा उसके आगे पानी कम है। नेक्स्ट है कौटिल्य और मैकियावेली के बीच कुछ सिमिलरिटीज़ थी, ये देख लेते हैं। दोनों यथार्थवादी है, दोनों रियलिस्टिक है। तो यथार्थवादी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, यानी कि जो रियल में चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग वो बात करते हैं। दोनों का मानना है कि मानव स्वभाव भ्रष्ट है, बिल्कुल सही। दोनों विस्तारवादी विदेश नीति के समर्थक है, ये भी है। दोनों की मातृभूमि की कानून व्यवस्था है। संरक्षण और प्रगति स्थापित करना चाहते थे, ठीक, दोनों करना चाहते थे। दोनों राष्ट्रहित में धर्म के उपयोग की स्वीकृति देते हैं, बिल्कुल सही। दोनों अनैतिक साधनों के उपयोग की अनुमति देते हैं। कौटिल्य के एक बहुत ही फेमस मैकियावेली की कि राजा को शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, ये मैकियावेली बोलता है, ताकि वो दोनों परिस्थितियों को अच्छे से हैंडल कर सकें। वो बोलता है कि राजा को मैकियावेली कि राजा को जनता के सामने बड़ा शरीफ ईमानदार चेहरा होना चाहिए, लेकिन राजा जनता की पीठ पीछे वो क्या है क्रूर या ऐसे
काम भी कर सकता है, वो अलाउ करता है मैकियावेली। अब इसके बीच कुछ डिफरेंस भी है, अंतर है। वे अलग समय और स्थान से संबंधित थे, बिल्कुल कौटिल्य भारत से संबंधित थे और मैकियावेली यूरोप से या इटली से इनका संबंध था। कौटिल्य में धर्म और दंड के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं है। राजा धर्म से ऊपर नहीं है, वो वर्ण प्रणाली में विश्वास करता है। कौटिल्य सरकार के रूप में राजशाही के समर्थक है, जबकि मैकियावेली के लिए उनकी आदर्श सरकार गणतंत्रवादी है। तो ये इनके बीच कुछ डिफरेंस भी है। अब हम कौटिल्य के कोटेशन पढ़ते हैं जो उन्होंने दी है। यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पुट हो जाता है। तो हर पड़ोसी राज्य एक दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन एक दोस्त है। ये किसकी कोटेशन है? कौटिल्य की। ये आपने नोट डाउन भी कर लेना है। नेक्स्ट है, जिस तरह तैरती हुई मछली पानी पी रही है यह जानना असंभव है, वैसे ही ये पता लगाना असंभव है कि कोई सरकारी कर्मचारी कब पैसे चुरा रहा है। तो ये भी कौटिल्य की कोटेशन है। तीरंदाज द्वारा मारा गया तीर एक व्यक्ति को भी मार सकता है और नहीं भी, लेकिन एक बुद्धिमान आदमी द्वारा तैयार किया गया छल गर्भ में भी लड़कियां मार सकता है। ये भी कौटिल्य की कोटेशन है। कभी भी उन लोगों से दोस्ती न करें जो अवस्था में आपसे ऊपर या नीचे है, ऐसी दोस्ती आपको कभी कोई खुशी नहीं देगी। नेक्स्ट है, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति का हर स्थान पर सम्मान होता है। शिक्षा सौंदर्य और जवानी को पछाड़ देती है। ठीक है, अब हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं। कौटिल्य भारतीय राजनीतिक विचार की यथार्थवादी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल सही। ये क्या है? रियलिस्टिक विचारक है। इन्होंने क्या है, आप बोल सकते हैं कि अपने जो विचार हैं उनके वो यथार्थवादी रहे, यानी कि जो सच है उसको वैसे ही उन्होंने अपने राइटिंग में लिखा है। इसमें कोई भी कल्पना नहीं की गई है या आदर्श की बात नहीं की गई है। राज्य शिल्प की पुस्तक के रूप में उनकी अर्थशास्त्र को लोक प्रशासन के रूप में राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से माना जाता है। यह मानव जीवन और संबंधित गतिविधि की किसी भी शाखा को अछूता नहीं छोड़ता। तो ये थे कौटिल्य। तो इनके राजनीतिक विचार, विदेशी संबंध, मंडल सिद्धांत जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत, ठीक है, इनके बारे में हमने जानने की कोशिश की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।